नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम 10+2 फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। हेडिंग आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड गॉस लॉ। देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉस लॉ। देखिए, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और गॉस लॉ को समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इससे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट हम आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। लेकिन हमारे पास डेली लाइफ में कई जगह पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई होगा। यानी कि बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि गॉस लॉ कहाँ पे यूज होगा, तो हम बोल सकते हैं गॉस लॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करने में यूज होगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से ऑलरेडी हम जानते हैं। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल सरफेसिस हों, या मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब हो, उसकी वजह से आपसे पूछ ले कि बताइए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। या हमारे पास कोई लीनियर वायर हो और उस वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमसे पूछ ले बताइए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आने वाले टॉपिक्स में आपको ये चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। तो धैर्य रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा। कॉपी पेन निकालिए, साथ साथ नोट्स बनाइए। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि इससे प्रीवियस जो चैप्टर थे वहाँ भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे लेक्चर्स इससे प्रीवियस हुए हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ही है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं होती। देखिएगा, कहने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से एक बार समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी। मीन्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कब बन जाएंगी, तो हम बोल देंगे जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी गिवन एरिया को क्रॉस करेंगे। जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी गिवन एरिया को क्रॉस करेंगे तभी ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बन पाएंगे, नहीं तो ये नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब है वो एरिया मेरा इतना भी हो सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जो गिवन एरिया है यहाँ से कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली देखते हुए बता देंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, देखिएगा ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन 1 और 2, ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे। बाकी के ये दो ऊपर वाले और ये केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होंगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं होंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को तभी बोलेंगे जब वो किसी गिवन एरिया को क्रॉस करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए जरूरी ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी गिवन एरिया को क्रॉस करे। जब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी गिवन एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन है। चलिए, ये तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात हुई। अब मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला भी बताया था। गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो फॉर्मूला था उसको हमने डिनोट किया था फाई से, और इसको लिखा था हमने E.ds, या इसी को आप लिख सकते हैं E.ds cos थीटा और फाई। देखिएगा यहाँ पर cos थीटा क्यों आया था,
क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारी तभी बनेगी जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल हमारा कोस होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके का मेरे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है हमारे पास ई, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हमारा ये होगा, दूसरा कंपोनेंट हमारा ये होगा। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाए तो ये वाला कंपोनेंट हमारा ई कोस थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट हमारा ई साइन थीटा होगा। तो ध्यान कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्लक्स की पहली कंडीशन तो ये हुई कि वो जो एरिया वेक्टर है यानी कि कोई भी गिवन एरिया है। फॉर एग्जांपल एक बार ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ एक बार। देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी गिवन एरिया है। अब ये पूछे कि बताइए इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो हम ये बोलेंगे इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस तरफ होगा, या तो इस तरफ ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ, या ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हुआ। यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा या तो ये आपकी तरफ बाहर आएगा या फिर ये बोर्ड की तरफ अंदर जाएगा। ध्यान रखना है आपने, एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी गिवन एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अब आपसे पूछा, मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब आपसे वो ये पूछ सकता है ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बना रही होंगी। सभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं बनाएंगी, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएंगी जो कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि यहां से जैसे अब ये मान लीजिए यहाँ पे ये बोर्ड है, इसको आप एरिया मानिए, तो या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे ये हमारे पास बोर्ड है, ये कोई एरिया है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होंगी वो इसके अंदर की तरफ जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं जिस तरफ हमारा एरिया वेक्टर है उसी तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होंगी। अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए आप ये सपोज कीजिए कि ये मेरा बोर्ड ये एक गिवन एरिया है, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे नॉर्मल है, तो वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल होंगी, यानी कि ये जो बोर्ड है ये एक एरिया वेक्टर है, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इसके बोर्ड के अंदर से नहीं जा रही होंगी, वो बस इसको ऐसे बाहर से टच करते हुए जा रहे होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है तो वही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएंगी जो एरिया के अंदर से क्रॉस कर रही होंगे। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको समझ में क्या आया, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जो कि किसी गिवन एरिया को क्रॉस करते हुए जाएंगे, उसको टच करते हुए नहीं जाएंगे, उसको अंदर से क्रॉस करते हुए जाएंगे। दूसरी बात, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखा था हमने वो लिखा था हमने ई डी एस कोस थीटा। अगर एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी स्मॉल होंगी, तो हम यहाँ पे इसको डी फाई लिख सकते हैं। अगर फाई डिनोट करेंगे हम यहाँ पे तो एरिया भी एस आ जाएगा, क्योंकि डी फाई काफी स्मॉल फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो भी स्मॉल होगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपने देखा, इस पे डिपेंड करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड पे डिपेंड करने का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पे डिपेंड कर रही होंगी। देखिएगा वो कैसे, मान लो हमारे पास ये कोई गिवन एरिया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के ज्यादा होने का मतलब, इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का ज्यादा होना। अब देखिएगा,
यहां से ये गिवन एरिया है, इसमें से ये यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ऐसे। इसी तरीके से सेम एरिया हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं। ये 1 है और ये 2 है। अब आप सोच के ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगी जो वो एरिया 1 से ज़्यादा होंगी या एरिया 2 से ज़्यादा होंगी। डेफिनेटली आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे ज़्यादा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ज़्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 है और यहाँ पे केवल 3 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डबल है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा हमने बोला ds यानी कि एरिया के ऊपर। अब एरिया के ऊपर कैसे, उसको भी समझिए। देखिएगा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पहले बना देता हूँ। ये यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाई, ये 1, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। ये 2, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, 1 है, ये 2 है। अब मान लीजिए कोई एक एरिया हमारे पास ऐसा है और दूसरा एरिया हमारे पास ऐसा है। तो आपने देखा एरिया 1 बड़ा होगा, एरिया 2 बड़ा होगा। डेफिनेटली आप देखेंगे एरिया 2 बड़ा होगा। आप देख सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी ज़्यादा है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कम है। तो ये एरिया ज़्यादा है या ये एरिया ज़्यादा है? एरिया 2 वाला ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहाँ से ज़्यादा होंगे? एरिया 2 से ज़्यादा होंगे। आप देख सकते हैं एरिया 1 तो छोटा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आप देख सकते हैं हमारे पास 5 है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट था कोस थीटा। मैंने आपको बताया था कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो उसके 2 कंपोनेंट बन सकते हैं। आप ऐसे समझिए, ये कोई एरिया वेक्टर है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये और दूसरा ये। तो ये थीटा होगा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा और ये वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा। अब इनमें से ई कोस थीटा में से और ई साइन थीटा में से कौन सा कंपोनेंट आप ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बना रहा होगा? ई साइन थीटा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं बना सकता, क्योंकि ई कोस थीटा अंदर से क्रॉस नहीं कर रहा, ऐसे अंदर से क्रॉस नहीं कर रहा, ये बस टच करता हुआ जा रहा। जबकि आप देख सकते हैं ई कोस थीटा इस सरफेस को अंदर से क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो वही एरिया वेक्टर आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनाएगा जो कि उस गिवन एरिया को क्रॉस करे, अंदर से जाए, उसके टच करता हुआ नहीं जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को साथ साथ नोट्स बनाते रहें, वीडियो को बैक में जाके देखें। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ गोसला स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गोसला की मदद से हम बहुत सारे वेरियस शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब गोसला का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सिंपल। एक बार देखिएगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो इसको 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। 1 मिनट के लिए इस पूरे टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट के लिए। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा।
तो एक बार इसको मिटाते हैं और उसके बाद बात करते हैं घोंसला के बारे में। कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि घोंसला की इम्पोर्टेंस, इतना स्टडी करना ज़रूरी क्यों है। देखिएगा, जैसे अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना बड़ा इजी है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्ज था और इसकी वजह से हमें ये ए पॉइंट के ऊपर था और पी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो इस चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है आर डिस्टेंस के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना इजी है। हम जानते हैं वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे ये जो चार्ज रखा है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब पॉइंट चार्ज की वजह, मान लीजिए डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट आ जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी वायर हो, एक ऐसी लीनियर वायर हो जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस वायर की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट P हो जो कि यहाँ से कुछ दूरी है R। तो बताइए इसकी वजह से, इस वायर की वजह से जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ये मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब हो और यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P हो, इसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और आपसे पूछ लगी बताइए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन सभी का सॉल्यूशन गॉस ने बताया था। गॉस ने क्या बताया था, इसी तरीके से आपके पास ये कोई स्फीयर भी हो सकता है या कोई सेल भी हो सकता है, इसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और यहाँ R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो, यहाँ भी पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो वहाँ भी हमें गॉस लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा गॉस लॉ। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बताया, गॉस ने यह बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी सरफेस हो, वो चाहे सरफेस आपका क्यूब हो, वो सरफेस आपका चाहे स्फीयर हो या सेल हो, कुछ भी हो, उसने ये बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, यानी कि कोई भी सरफेस है अगर उसके अंदर चार्ज है तो डेफिनेटली वहां से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जाएंगी, क्योंकि चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलेंगी, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जब भी किसी गिवन एरिया को क्रॉस करेंगी तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो जाएंगी। तो उसने ये बताया कि जब भी कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी जो चार्ज इनक्लोज उस सरफेस ने किया है मल्टीप्लाई बाई 1/ε0 टाइम। एक बार फिर से, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाली नंबर ऑफ फ्लक्स डिपेंड करेंगी जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है और उसका 1/ε0 टाइम। 1/ε0 टाइम मतलब Q मल्टीप्लाई बाय द 1/ε0, जहां पे ε0 आप अच्छे से जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। शुरुआत में हमने इन चीजों की बारे में बात की थी, तो चलिएगा एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो मैं इसको पूरे को एक बार मिटा देता हूं और डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का या 5 नंबर तक का क्वेश्चन हर बोर्ड में, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, हर बार बनता है। बड़ा आसान है, देखिएगा कैसे। गॉस लॉ, इट स्टेट्स दैट number of
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any given closed surface will be 1 by epsilon naught time to the total charge enclosed inside the surface. देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन में सब आ चुका है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। यानी कि सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम उस गिवन सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक फार्मूला यहां से बनता था, एक दूसरा फार्मूला फ्लक्स का ई डॉट कोस थीटा वहां से बनता है। यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं इस लॉ से, अगर आपने ये एक बार नोट कर लिया हो तो इसको मैं मिटा देता हूं और अब ये आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो हमने लिखा है इसका रियल में मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं बोर्ड पे जगह बनाने के लिए। देखिएगा, इसने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मतलब 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 5 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। देखिएगा कि Q यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लक्स उतने ही ज्यादा होंगे, और Q का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 तो होगा ही, तो चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जाएंगे। यानी कि गोसला ने क्या बताया कि किसी भी सरफेस से हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, कोई भी सरफेस है उससे कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये सरफेस हमारे पास, तो इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जाते हैं। यहाँ पे सेंटर पे हमने मान लीजिए कोई चार्ज रखा, तो इस चार्ज हम जानते हैं कि जहां भी चार्ज होगा उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगे, और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी दिए हुए एरिया को क्रॉस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बन जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितनी होंगी वो डिपेंड करेंगी कि जो हमने चार्ज रखा है वो कितना है। ये चार्ज हमारे पास 5 माइक्रोकूलम भी हो सकता है, 10 माइक्रोकूलम भी हो सकता है, 20 माइक्रोकूलम भी हो सकता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे ये चार्ज मैंने रखा है प्लस Q, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाएगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जब किसी गिवन एरिया को क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं 8.85 न्यूटन कूलम स्क्वायर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये मैंने आपको इसकी यूनिट भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। जब कूलम्स लॉ बताया था वहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको अच्छे से बताया था, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे शुरू से लेके अब तक के सारे वीडियोज़ हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सपर्ट राजेश कुमार पे जाके सभी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फार्मूला गॉस लॉ से ये बना, और दूसरा क्या था फ्लक्स, दैट वाज इक्वल टू EdS cos थीटा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के दो फार्मूलाज बने, Q बाई एप्सिलॉन नॉट और दूसरा EdS cos थीटा। दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फार्मूला का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए वायर कैरिंग चार्ज
ड्यू टू सिलेंड्रिकल बॉडीज। फाइंड आउट करेंगे। आने वाले टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ साथ नोट्स बनाते रहें, साथ साथ लिखते रहें। अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और हमें इम्प्रूवमेंट क्या करने हैं वहाँ पे आप सुझाव देते रहें। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।